अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ को। आज के लेक्चर में हम देखेंगे CTFT जिसको कहते हैं कंटिन्यूस फोरियर ट्रांसफॉर्म और जनरलाइज्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये दो क्यों हैं, इनको हम थोड़े टाइम में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि CTFS में क्या इशू था। CTFS सिंपल पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए एप्लीकेबल था और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स आपके पास होने चाहिए। अगर दो प्रॉपर्टीज़ हैं तब हम CTFS ले सकते थे। और उसमें फिर जब हमारे पास हम जब टाइम डोमेन से जाते थे, एक्स ऑफ टी से जाते थे फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, तो हमने ये देखा था कि हमारे पास डिस्क्रीट हमारे पास बनता है स्पेक्ट्रम, और वो जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनता है वो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड होती थी। लाइन स्पेक्ट्रम में जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी मैग्नीट्यूड थी, और यहाँ पर हमारे पास के ओमेगा नॉट होता है। यानी हमारे पास अगर के की वैल्यू 1 है तो ओमेगा नॉट है, फिर 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट एंड सो ऑन। तो हमने ये देखा कि ये सिग्नल कंटिन्यूस होगा और पीरियोडिक होगा, और हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो डिस्क्रीट होगा और साथ ए पीरियोडिक होगा। तो ये दो चीज़ें हमने ऑब्जर्व की थी लास्ट लेक्चर में कि इनपुट सिग्नल कंटिन्यूस और पीरियोडिक होगा, और आफ्टर टेकिंग इट्स फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिस्क्रीट होता है और साथ ए पीरियोडिक होता है। तो फिर क्या होगा अगर हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है अगर वो ए पीरियोडिक हो जाए, नंबर 1, तो उसके लिए फिर हमारे पास आता है CTFT कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इसका फार्मूला ये हमारे पास है, एक्स ऑफ टी हमारे पास ऐसा सिग्नल है जो कि ए पीरियोडिक होगा एंड कंटिन्यूस है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे e की पावर माइनस जे ओमेगा टी के साथ। जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं तो हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा आता है, नंबर 1। और जो हम प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, तो दो चीज़ें प्लॉट कर सकते हैं। नंबर 1 हम इसकी मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट कर सकते हैं, नंबर 2 हम इसका फेज स्पेक्ट्रम प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक्स ऑफ ओमेगा के अराउंड आपको एब्सोल्यूट वैल्यू नज़र आ रही होगी। ये शो करती है कि दिस इज मैग्नीट्यूड और ये एंगल वाला पार्ट होता है। जब हम इसकी मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वी विल सी कि ये हमारे पास कंटिन्यूस इसका स्पेक्ट्रम आता है, डिस्क्रीट की जगह इसका स्पेक्ट्रम आता है कंटिन्यूस। ये नंबर 1 नोट करने वाली चीज़ है। नंबर 2, और ये भी ए पीरियोडिक होता है, ए पीरियोडिक यानी ये भी रिपीट नहीं होता। इसकी एग्जांपल एक देखते हैं। हमारे पास ये रेक्टेंगुलर फंक्शन है जो कि -τ/2 से τ/2 है। अगर इस पर हम सेम ये फार्मूला अप्लाई करें जो कि इंटीग्रेशन वाला फार्मूला है, तो वी विल सी सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इस किस्म का स्पेक्ट्रम आएगा। ये हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा है। अगर इसकी मैग्नीट्यूड लें तो मैग्नीट्यूड में सिंपल क्या चेंज आता है कि हमारे पास अगर ये कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा है, जब इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो जो नेगेटिव पार्ट है ये वाला, ये हमारा बेसिकली ऐसे हो जाएगा। यानी नेगेटिव पार्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला भी ऐसे हो जाएगा। यानी जो जो नेगेटिव पोर्शन आ रहा है वो हमारा ऐसे बन जाएगा सिग्नल, ऐसे करके। ठीक है, सिंपल मैग्नीट्यूड नेगेटिव पोर्शन को पॉजिटिव बना देती है। लेकिन अगर इस ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम ये देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये ए पीरियोडिक है। पीरियोडिक अगर होता तो अपने आप को रिपीट करता, लाइक जिस तरह साइन वेव अपने आप को रिपीट करती है। आप देखें अगर ये है तो उसके बाद फर्दर इस पॉइंट के बाद दोबारा फिर वेव अपने आप को रिपीट कर रही है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वंस हम यहाँ पर आते हैं तो उसके बाद ये एग्जैक्टली ये वाली पीक दोबारा नहीं आ रही, तो ये ए पीरियोडिक नेचर है। तो एक तो आपको ये चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होगा वो कंटिन्यूस होगा और ए पीरियोडिक होगा इन CTFT कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब उसके बाद इसके, क्योंकि यहाँ पर मैं एग्जैक्टली डिटेल्स नहीं बता रहा कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वी विल अप्लाई दिस फार्मूला। आपको मैं इसका जो टेबल है जिसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं उसको गो थ्रू कराता हूँ, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। अब एग्जाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो फोरियर जो ट्रांसफॉर्म है उसके यूज़ पर आ रहे होते हैं, कि एग्जाम में ये चेक किया जाएगा कि स्टूडेंट को फोरियर ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करना आता है कि नहीं आता। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, इसमें है कि आपके पास दो अगर टाइम डोमेन सिग्नल ऐड हो रहे हों तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होगा। सिंपली आपने एक्स ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एक्स ऑफ ओमेगा, और वी ऑफ टी का जो वी ऑफ ओमेगा, उनको प्लस कर लेना है और इन स्केलर से मल्टीप्लाई कर लेना है। अज्यूमिंग कि ए आपका 1 है, बी आपका 1 है, तो अगर टाइम डोमेन में दो सिग्नल ऐड हो रहे हैं तो उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हैं वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऐड हो जाएंगे, और जो कांस्टेंट है वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। रिमेंबर, इनमें अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ टी का है दैट इज एक्स ऑफ ओमेगा। ये आपने
ये आपको अगर गिवन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज आप जितनी प्रॉपर्टीज देख लें सब में एक्स ऑफ ओमेगा यूज हो रहा है, तो या आपको गिवन होना चाहिए या यू हैव टू फाइंड इट फर्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो नंबर 2 है वो राइट और लेफ्ट शिफ्ट इन टाइम है। इसका क्या मतलब कि अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल आपको गिवन था, उसका ट्रांसफॉर्म तो एक्स ऑफ ओमेगा है, लेकिन अगर इसको शिफ्ट कर दिया जाए सी यूनिट, अब सी अगर पॉजिटिव है तो राइट शिफ्ट होगी और अगर सी नेगेटिव है तो लेफ्ट शिफ्ट होगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जो एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है विच इज एक्स ऑफ ओमेगा, उसको जस्ट एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर देना है e की पावर माइनस जे ओमेगा सी। फॉर एग्जाम्पल इफ सी इज 2 तो हमारे पास सिग्नल क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी माइनस 2, यानी दिस इज अ राइट शिफ्ट। तो इसका जो भी ट्रांसफॉर्म होगा, अगर लेट्स सपोज सिंक है, अगर रेक्ट एक्स ऑफ टी होता है तो उसका सिंक आ जाएगा, एंड सो ऑन। कोई और एग्जांपल भी हो सकती है। तो सिंपल आपने उस ट्रांसफॉर्म को, यानी वो जो आंसर आपके पास आया, वो जो आपके पास एक्स ऑफ ओमेगा आएगा, उसको सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे ई की पावर, अब देखें C2 है ना, तो माइनस J2 ओमेगा के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2J ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आपका C पॉजिटिव है। इफ C इज नेगेटिव, इसका मतलब है लेफ्ट शिफ्ट है, तो यहां पर माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो आपको एक्स ऑफ ओमेगा को यूज लाजमी करना है, क्योंकि जो सबसे बड़ा हर्डल होता है एक एग्जाम के अंदर वो ये होता है कि स्टूडेंट को नहीं पता चलता कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, क्योंकि एक्स ऑफ टी का तो ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा हो गया, नहीं बताया जाएगा आपको कि आपने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है टू कंप्यूट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस 2। ये आपने खुद नोट करना है। तो अगर आप ये खुद नोट नहीं करेंगे ना कि टाइम के अंदर डिले है, तो फिर कोई भी आपको नहीं बताएगा कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो, इससे क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर आपने चेंज देखा कि डिले है, ठीक है, या वो राइट शिफ्ट है या लेफ्ट शिफ्ट है, तो फिर आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अगर टाइम स्केलिंग हो रही है, अगर आपने ये नोट किया कि आपका टी के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, तो फिर टाइम स्केलिंग हो रही है। यहाँ पर टी में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही थी। तो अगर ये ऑब्जर्व आप करें, देन यू हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपने एक्स ऑफ ओमेगा तो फाइंड करना ही करना है, आप सिंपली ओमेगा को डिवाइड कर दें ए के साथ, नंबर 1, और जो पूरा सिग्नल होगा उसको भी डिवाइड करना है ए के साथ। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये सिग्नल होता है पी टा, और यहाँ पर हम कह देते हैं 2t। अब कहते हैं जी इसका आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है इस वाले का। अब हमें पता है कि पी ऑफ टॉ टी का जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है। अब हमने तो 2t का निकालना है, तो 2t में वहां पर क्या था, 1/a था, तो एक जगह कितना आ जाएगा, सिंपली 2 आ जाएगा। इस 2 का क्या मतलब है, इस 2 का मतलब है ये जो पूरे का पूरा एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पर देखें टॉ लिखा हुआ है। पेपर में नॉर्मली ऐसा नहीं गिवन होता, यहाँ पर होता है 1/2, और ये लेट्स सपोज आपका ये है -12 से +12 है, तो इसका मतलब टॉ की वैल्यू 1 होगी। तो हमारे पास लेट्स सपोज ये 1 है, तो 1/2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 की जगह कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। अगर यहाँ पर 2 है तो वो 1 बन जाएगा। एक ये चीज। दूसरी चीज क्या करनी है, एक्स ऑफ ओमेगा बाय ए क्या है 2। अब यहाँ पर एक चीज नोट करनी है, जब आपका अंदर वाला जो पैरामीटर है वो 2 से डिवाइड हो रहा हो तो क्या होती है, एक्सपेंशन होती है। एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह एक्स ऑफ 2t अगर आप करते हैं, अगर हम ये 2t कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम लिखेंगे 2t इज इक्वल टू 1/2, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी, क्योंकि ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये कंप्रेस हो गया सिग्नल, -1/4 से +1/4 तक चला गया, कंप्रेस। तो टाइम डोमेन में अगर कंप्रेशन होती है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सपेंशन होती है। इसी वजह से आपने फार्मूले में पीछे पढ़ा कि वो x, वही फार्मूला है 1/a x ऑफ ओमेगा बाय a, तो एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन बाय व्हाट, क्योंकि लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई एंगल लिखा हुआ है, क्योंकि ओमेगा क्या होगा, रेडियन पर सेकंड में होता है। लेट्स सपोज आपके पास जो भी 2π/टॉ लिखा हुआ है, तो टॉ हमने अज्यूम किया 1 है, तो आपके पास सिंपल इशारा 1 हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम क्या लिखेंगे, हम इसी एक कंपोनेंट को फॉर एग्जांपल 2π को मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से, बिकॉज वी आर कंप्यूटिंग ओमेगा बाय 2 इज इक्वल टू 2π एंड ओमेगा इज इक्वल टू 4π। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये इधर आ जाएगा, यानी ये ऐसे करके आपका बनेगा, ऐसे करके एक्सपैंड होगा ऐसे। तो टाइम डोमेन में कंप्रेशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सपेंशन होगी। तो ये आपको यहां से पता चलेगा, कोई आपको नहीं बताएगा। यू हैव टू नोटिस
कि टी के साथ नंबर ऐड हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर ए आपका पॉजिटिव है, सो व्हाट वी सी कि यहां पर होगी कंप्रेशन और यहां पर क्या होगा, एक्सपेंशन। तो इस तरह आपने कॉमन सेंस यूज करके ये प्रॉपर्टीज यूज करनी है। सिमिलरली टाइम रिवर्सल है। टाइम रिवर्सल क्या है कि अगर हमने इसको फ्लिप कर दिया, एक्स ऑफ माइनस टी कर दिया, तो हमने क्या करना है, एक्स ऑफ ओमेगा का कंजुगेट लेना है, दैट्स ऑल। यानी यू हैव टू रिप्लेस ओमेगा विद माइनस ओमेगा। अगर तो सिग्नल वो आपका स्पेक्ट्रम जो बन रहा है वो इवन सिमेट्री में बन रहा है तो फिर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू रिप्लेस ओमेगा विद माइनस ओमेगा, बिकॉज वी नो एक्स ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा था और एक्स ऑफ माइनस टी का एक्स ऑफ माइनस ओमेगा होगा, और माइनस ओमेगा इज नथिंग बट द कॉन्जुगेट ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ टी है। एज्यूमिंग दैट हमारे पास सिंपल हम टी एन की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो हम एक्स ऑफ टी को अगर टी से मल्टीप्लाई कर दें, पीछे हमने क्या देखा कि एक्स ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज एक्स ऑफ ओमेगा। अब हमने एक्स ऑफ टी का नहीं निकालना बल्कि टी को मल्टीप्लाई साथ कर दिया। कोई भी एक्स आपके पास है और वो टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स टी कैन बी एनी सिग्नल, और सिग्नल कौन सा, ए पीरियोडिक, बिकॉज वी आर कंप्यूटिंग CTFT। तो एन अगर 1 ले लेंगे तो हम आउटपुट में क्या लिखेंगे, नहीं फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, जे की पावर n यानी जे की पावर 1 और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा, ये आपका आ जाएगा जनाब फोरियर ट्रांसफॉर्म टी एक्स ऑफ टी का। अगर n की वैल्यू 1 है सो आपके पास बन जाएगा d/d ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा, और अगर t आपके पास n इज इक्वल टू 2 है, सेकंड पावर है, तो फिर आपने एक्स ऑफ ओमेगा का डबल डेरिवेटिव लेना होगा। पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, फिर आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह आप प्रॉपर्टी को रीड करेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई सिग्नल एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमारा जो स्पेक्ट्रम है यानी हमारा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन वो शिफ्ट हो जाएगा बाय ओमेगा नॉट। हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल में कौन सा नंबर है। अगर तो सिंपली e के पावर जे टी है, ओमेगा नॉट 1 है, तो फिर हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो सेंटर्ड हो जाएगा 1 पर। यहां पर क्या आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। जो एक्स ऑफ ओमेगा होता है दैट इज सेंटर्ड अक्रॉस 0, ठीक है, वो सेंटर्ड होता है 0 के अक्रॉस, ठीक है। जैसा सिंक आप देखें तो सिंक आपको ऐसे नजर आ रहा था, मैग्नीट्यूड हम ले रहे थे तो वो हमारी चेंज हो रही थी, ऐसे नजर आ रहा था आपको। लेकिन अगर हम एक्सपोनेंशियल लेट्स सपोज हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा नॉट 1, तो ये जो पीक आपकी है ये आपको ओमेगा इज इक्वल टू 1 पर आप नजर आएगी। तो ये चीज आपने नोट करना है। नेक्स्ट आपके पास ये प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्स ऑफ टी आपका साइनोसॉइडल से मल्टीप्लाई होगा तो व्हाट विल हैपन देन। तो हमारा जो स्पेक्ट्रम है हमें 2 पीक्स देगा, ठीक है, यानी हमारा स्पेक्ट्रम बेसिकली अब हमें ओमेगा नॉट पर भी वो एक्जैक्टली सेम चीज दिखाएगा। यानी अगर सिंक है तो सिंक ओमेगा नॉट पर भी होगा और माइनस ओमेगा नॉट पर होगा। कहने का मतलब है कि आपके पास राइट हैंड साइड पर भी उस तरह की चीज नजर आपको आएगी ऐसे करके, और आपको इधर भी वो चीज नजर आएगी, ठीक है जी। तो ये एग्जैक्टली आपका साइनोसॉइडल से मल्टीप्लाई करने का इफेक्ट आता है, यानी यहाँ पर ओमेगा नॉट है, यहाँ पर माइनस ओमेगा नॉट है। नेक्स्ट है जी डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन। अगर आपको बताया जाए कि एक्स ऑफ टी का डेरिवेटिव है फर्स्ट है या सेकंड थर्ड, तो हम क्या करेंगे, जो ओमेगा की पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। चेक करेंगे कौन सा डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव है, आपको कैसे डेरिवेटिव गिवन होगा, ऐसे लिखा जा सकता है एक्स डॉट टी का मतलब है पहला डेरिवेटिव, या ऐसे लिखा जा सकता है, किसी भी नोटेशन, कोई भी नोटेशन आपको दी जा सकती है। तो आपने नोट करना है फर्स्ट डेरिवेटिव है तो जो जे ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, किसको, एक्स ओमेगा को। अगर ये सेकंड डेरिवेटिव है, 2 डॉट का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, तो आपको जे ओमेगा के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स ओमेगा, दैट्स ऑल। आपने अलग से कोई पूरी इंटीग्रेशन नहीं करनी कि मैं पूरी इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करूं। उसके बाद अगर टाइम डोमेन में इंटीग्रेशन होती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये यूनिट स्टेप के जो हमारे पास होगा टाइम डोमेन का सिग्नल, उसके लिए ये बहुत क्रूशल जो है प्रॉपर्टी है। अगर एक्स लैम्डा डी लैम्डा, ये लैम्डा इज अ डमी वेरिएबल, हमारे पास एक्स ऑफ टी ही होगा लेकिन इंटीग्रेशन में हम लैम्डा यूज कर रहे हैं। अगर ये आपके पास यूज करना हो हमने, तो फिर हम क्या करेंगे, 1 ओवर जे ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा प्लस पाई एक्स ऑफ 0 इंटू डेल्टा ओमेगा। एक्स ऑफ 0 कहाँ से आएगा, उसी एक्स ऑफ ओमेगा में हम 0 पुट करेंगे तो एक्स ऑफ 0 आएगा। अगर रेक्ट की केस बात करें तो सिंक आता है, तो सिंक एक्स ऑफ 0 पर 1 होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन हो रही है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होती है।
और अगर टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन होती है और 2 पाई से हम डिवाइड भी करते हैं। ये प्रॉपर्टी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यानी अगर आपके पास सिस्टम गिवन है और सिस्टम में हम वी नो दैट कि सिस्टम के अंदर आपके पास एक इनपुट होती है और उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है और फिर आउटपुट हमारे पास होती है। अगर हमने आउटपुट कंप्यूट करनी हो तो टाइम डोमेन में हम कन्वोल्यूशन करते हैं जो कि उसका अलग से फार्मूला है, और अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में करना चाहें तो एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा होगा, वी ऑफ टी का वी ऑफ ओमेगा होगा। दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिस्टम की आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। और अगर दो सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहे हैं टाइम डोमेन के अंदर और हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करना है तो हम अलग अलग कंप्यूट करके कन्वोल्यूशन करेंगे, तो यानी इंटीग्रल का फार्मूला अप्लाई करेंगे और 2 पाई से डिवाइड भी करेंगे। ये पार्शियल थ्योरम है। इट इज़ नॉर्मली यूज फॉर टू कंप्यूट एनर्जी ऑफ अ सिग्नल। तो अगर हमारे पास एक्स टी वी टी है, हमने उसकी एनर्जी कंप्यूट करनी है, तो एनर्जी बेसिकली अगर अकेला सिग्नल होता है तो उसका स्क्वायर होता है लाइक दिस। अगर वी टी भी एक्स ऑफ टी हो तो इससे कंप्यूट करते हैं, ये टाइम डोमेन के अंदर करते हैं, और अगर डिफरेंट हो तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करेंगे, दोनों का ट्रांसफॉर्म लेंगे, यानी एक्स ऑफ टी का एक्स ऑफ ओमेगा, वी ऑफ टी का वी ऑफ ओमेगा, और एक का जो एक्स ऑफ टी है उसका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करेंगे। बट अगर दोनों सेम है तो जिंदगी आसान हो जाएगी, बिकॉज एक्स जो है उसकी जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो जस्ट नथिंग बट एक्स का स्क्वायर आपके पास होता है। तो हम एक्स ऑफ ओमेगा की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेकर इंटीग्रेट कर देंगे और 2 पाई से डिवाइड भी करना है अगर हमने एनर्जी कंप्यूट करनी हुई इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अगर टाइम डोमेन में कंप्यूट करनी हो तो जस्ट एक्स ऑफ टी का स्क्वायर करके आप इंटीग्रेट कर। अब हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वह डुअलिटी की है। डुअलिटी की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको काफ़ी क्वेश्चंस में हेल्प आउट करती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक चीज़, एक्स कैपिटल एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 2 पाई एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को ही रीडिफाइन किया हुआ है, जस्ट हैव यूज्ड सम डिफरेंट नोटेशंस, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो यहाँ पर भी डुअलिटी का एक फार्मूला लिखा हुआ है, इफ यू रिलेट दिस डुअलिटी प्रॉपर्टी विद दिस फार्मूला, तो ये एग्जैक्टली सेम है, लेकिन आपको यहाँ पर एक डॉट नजर आ रहा है। आई विल एक्सप्लेन इन अ बिट इंशाल्लाह। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, अगर हमारे पास एक्स ऑफ टी था सिग्नल टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में था एक्स ऑफ ओमेगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डुअलिटी में ये करते हैं कि अगर इसी का रिवर्स कर लिया जाए कि हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा है लेकिन ओमेगा को हम रिप्लेस किससे कर दें, टी से कर दें, तो हमारे पास ये एक्स ऑफ टी आ सकता है, लेकिन ऐसे नहीं आएगा, बट यू हैव टू रिप्लेस दिस टी विद माइनस ओमेगा और उसको मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 2 पाई से कर। अब आपको एज इट इज समझिए नहीं आया, मैं अगर इसकी एग्जांपल यहाँ पर बताना चाहूँ, यहाँ पर देखिए जी मैंने ड्यूअलिटी प्रिंसिपल को कवर किया हुआ है। अगर हमारे पास एक्स ऑफ टी हमारा रेक्ट ऑफ टी है और उसका जो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो हमारे पास सिंक आता है। अब डुअलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एग्जैक्टली इसी तरह का सिग्नल हमारे पास टाइम डोमेन में हो तो हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि एक्स ऑफ ओमेगा था, वी हैव जस्ट रिप्लेस्ड दिस ओमेगा विद टी, तो हमारे पास ये अब एक्स ऑफ टी हो गया, कैपिटल एक्स ऑफ टी, बिकॉज दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रेक्ट। अब अगर इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, सिंपली ये जो टाइम डोमेन सिग्नल था वही होगा, वी हैव टू ऐड 2 मोर प्रॉपर्टीज टू इट। नंबर 1, इसका जो एम्पलीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई कर दें 2 पाई के साथ, देखें 2 ये 1 था तो अब 2 पाई हो जाएगा। और दूसरा काम ये करना है कि ये जो एक्स ऑफ टी हमारे पास था इसमें जो टी है इसको रिप्लेस कर देना है माइनस ओमेगा के साथ, क्योंकि ये है ही इवन फंक्शन, तो अगर माइनस ओमेगा पुट भी कर देंगे फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर ये ऑड होता तो फिर चेंज हो जाता हमारे पास। ये होती है डुअलिटी प्रिंसिपल, और इसी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। हम ये यूज़ करते हैं कि डेल्टा टी है हमारे पास, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो 1 आता है, लेकिन अगर हमारे पास 1 हो और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना हो तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपली 2 पाई से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखें ये डेल्टा ऑफ टी है तो डेल्टा टी आना चाहिए था, लेकिन डेल्टा टी नहीं लिखेंगे बल्कि डेल्टा माइनस ओमेगा लिखेंगे। ये 2 चेंजेस हैं, तो ये बड़ा एक यूजफुल रिजल्ट है। अब मैं आपको ना यहाँ पर इस जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म पेयर्स लिखे हुए हैं और प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। नंबर 1, आप देख रहे होंगे कि एक्स ऑफ ओमेगा को हमने लिखा हुआ है इस फॉर्म में। इसका क्या मतलब है, रिमेंबर अगर आपके पास एक्स एक सिग्नल है ना और उसका ट्रांसफॉर्म लें तो वो कैपिटल एक्स होता है, बिकॉज दिस इज अ फंक्शन। ये टाइम डोमेन में है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। अगर इस फंक्शन को हम ऐसे लिखें, एक्स डॉट लिखें, तो
तो इसका मतलब एग्जैक्टली यही है कि ये सेम फंक्शन है, बिकॉज जब भी हम डॉट इंट्रोड्यूस करते हैं इट शोज आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप नोट करें, हमने जब इस ट्रांसफॉर्मेशन में गए एक्स से कैपिटल एक्स लिया तो हमने एक्चुअली क्या किया, हमने छोटे एक्स पर फोरियर अप्लाई किया, ठीक है। तो वो जो ये लिखा हुआ है कि ये हमारा इनपुट सिग्नल था, इस पर हमने फोरियर अप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया, कैपिटल एक्स बन गया। इसी वजह से इसको यहां पर देखें अलग लिखा हुआ है। इसको ब्रैकेट में लिखने का क्या मतलब है कि जब हम ओमेगा डाल देते हैं तो इसका मतलब है दिस इज अ वैल्यू रिटर्न्ड बाय दिस फंक्शन। आप सिंपली अंदाजा लगाएं कि आपके पास अगर एक्स ऑफ टी है तो अगर मैं जीरो पुट कर दूं टी की जगह तो ये मुझे क्या दे देगा, उस वैल्यू दे देगा जब टी की वैल्यू जीरो है। अगर मैं वन पुट कर दूंगा ये मुझे एक्स ऑफ वन की वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो इन जनरली जब हम ऐसे लिखते हैं एक्स ऑफ टी तो ये परसीव किया जाता है कि ये हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन नहीं है। और जब हम एक्स डॉट लिखते हैं तो डॉट का मतलब है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। अगर टाइम डोमेन है तो टी आएगा, अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन है तो ओमेगा आएगा। तो ये इस वजह से आप एक तो ये चीज़ देख रहे हो कि हमने डायरेक्टली यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा एक्स ऑफ ओमेगा जिस तरह बुक्स में लिखा जाता है एक्स ऑफ ओमेगा, बल्कि क्या लिखा हमने फोरियर ऑफ एक्स अलग लिखा और ओमेगा अलग लिखा, क्योंकि इस कैपिटल एक्स के लिए हम ये नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली ये आप यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब हमने इन्वर्स लेना हो तो हमने क्या किया, पहले इन्वर्स लिया किसका, कैपिटल एक्स का, बिकॉज दिस वाज द फंक्शन, और फिर टी को हमने अलग सबस्क्रिप्ट में लिखा कि ये शो करने के लिए कि ये फंक्शन है, और जब टी लिखेंगे तो आपको वैल्यू रिटर्न। अब यहाँ पर देखें जो प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की ये वाली, तो यहाँ पर आप देखो डॉट लिखा हुआ है। हम देखें किस डोमेन में जा रहे हैं, हम अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहे हैं। ये कौन सी डोमेन है, ये टाइम डोमेन है, क्योंकि टाइम डोमेन में सिग्नल ऐसा है कि वो फ्रीक्वेंसी डोमेन जैसा था, यानी सिंक जैसा था, एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी आपको दी है। तो यहाँ पर डॉट का मतलब क्या है कि यहाँ पर ओमेगा होना चाहिए, डॉट की जगह ओमेगा डाल दे तो एग्जैक्टली यही चीज़ बन जाएगी हमारे पास। तो डॉट शो करता है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर एक्चुअली क्या है, शिफ्ट इन टाइम है, तो डॉट की जगह हमने टी की जगह क्या लिख दिया, डॉट। तो एक्चुअली आना क्या था, यहाँ पर टी आना था। तो जहाँ पर भी डॉट हो तो यहाँ पर इसका मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर आएगा, और फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, ओमेगा आना चाहिए। इसी वजह से जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में डॉट को वो रिप्लेस करते हैं, उनका मतलब ये होता है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। तो दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ से बता दी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हम सिंपल फंक्शन का लेते हैं, वैल्यू करने लेते हैं, यानी हम ऐसे नहीं कर सकते फोरियर ऑफ एक्स ऑफ टी जो कि बुक में लिखा जाता है। तो एक्स ऑफ टी मैंने बताया कि ये आपको वैल्यू बताता है, बिकॉज टी इज सम कांस्टेंट या कोई भी रियल नंबर होगा वो पुट करेंगे, तो उसका फोरियर नहीं लेते, फोरियर लेते हैं एक फंक्शन का। इसी वजह से फंक्शन को अलग लिखा और ओमेगा को अलग लिखा, और ये नोटेशन आपको बाकी जगह पे मिलेगी, लैपलास ट्रांसफॉर्म के अंदर मिलेगी, जी ट्रांसफॉर्म के अंदर भी मिलेगी, एंड सो ऑन। ठीक हो गया। और यहाँ पर देखें ये प्रॉपर्टी देखें, ए डॉट है तो मतलब ए टी है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, ओमेगा है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये डिस्कशन करने के बाद ये रिजल्ट फिर मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बता दिया। देखें ये डुअलिटी प्रिंसिपल को ही यूटिलाइज कर रहा है कि डेल्टा का 1 आता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, और 1 का लें तो वो 2 पाई डेल्टा आता है, क्योंकि 2 पाई डेल्टा की जगह डेल्टा माइनस ओमेगा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि डेल्टा होता ही 1 है, उसको अगर माइनस ओमेगा डाल दें या ओमेगा डाल दें तो फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से इसको डेल्टा ही लिखा, डेल्टा ऑफ ओमेगा लिख दें बेशक। ठीक हो गया। और कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें CTFT में प्रॉब्लम क्या था। अब हमारे लास्ट डिस्कशन है, प्रॉब्लम यह था कि कांस्टेंट सिग्नल होना उसका हम नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास DC सिग्नल है, या जस्ट एक एग्जांपल ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल। ये देखें 0 से ऑनवर्ड ये वैल्यू 1 रहती है u ऑफ t के अंदर। तो अगर इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करना चाहें, -∞ से 0 तक ये 0 है और उसके बाद ये 1 है। तो ये देखें सिंपली फार्मूले में अगर हम इंटीग्रेट करें इसको तो हमारे पास ये बनता है, और क्योंकि लिमिट्स में इन्फिनिटी है, अगर t की जगह इन्फिनिटी आ जाएगी तो e की पावर इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता, इनफाइनाइट होता है, तो हम ये कंप्यूट नहीं करेंगे। तो हम ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें आपके पास -∞ से +∞ एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा है ऐसे। तो यहाँ पर हमने 1 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट नहीं आया, ये अनडिफाइंड है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 की जगह डेल्टा t लिखेंगे, बिकॉज यूनिट स्टेप जो है कैन बी मेड ऑफ इन्फिनिट इम्पल्सेस। क्या आपके पास इस तरह के इम्पल्सेस हैं, उनको
मिला के आप यूनिट स्टेप बना लें, क्योंकि ये शिफ्टेड इम्पल्सेस होंगी, ये डेल्टा 0 होगा, डेल्टा 1 होगा, डेल्टा 2 एंड सो ऑन। तो अगर हम ऐसा करें तो हम कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव द प्रॉपर्टी कि डेल्टा टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम ये करेंगे ना तो ये हमारे लिए आसानियां पैदा कर देगा, इस वजह से क्योंकि जब टी 0 होगा तब ही ये 1 होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, 0 होगा। इस वजह से आपके पास टी की अदर वैल्यूज़ के लिए आपका ये इंटेग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बेशक ये नॉन ज़ीरो नंबर ही क्यों ना हो। तो इस वजह से ये अल्टीमेटली आपका डेल्टा टी ही बन जाएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यही रिजल्ट आ गया, और ये रिजल्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डुअलिटी प्रिंसिपल के थ्रू। अब लास्ट कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है कि आपके पास अगर कॉस ओमेगा नॉट यानी साइनोसॉइडल है। अब यहाँ पर जितनी मैंने डिस्कशन की है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि CTFT एप्लीकेबल तब होता है अगर हमारा सिग्नल एनर्जी बाउंडेड हो। एनर्जी बाउंडेड का मतलब क्या है, जिस तरह अभी हमने देखा रेक्ट देखा, इसकी फाइनाइट एनर्जी है, परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर आप U देखेंगे, U देखें जी, ये ऐसे होता है, तो ये तो इनफाइनाइट एनर्जी आती है अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, तो ये तो एनर्जी बाउंडेड नहीं है, तो CTFT हमारा एप्लीकेबल नहीं होता। तो उस वजह से फिर हम ये डेल्टा ऑफ टी का कंसेप्ट ले आते हैं और उसको कहते हैं जनरलाइज्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये जो जितनी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये वाला, ये जनरलाइज फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर कंसेप्ट यूटिलाइज आता है। जब आपका साइनोसॉइडल होता है तो आपके पास क्या होती हैं, इम्पल्सेस आती हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। यानी अगर देखें ये ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी है तो आपको ऐसा मिलेगा कि ओमेगा नॉट पर भी एक इम्पल्स नज़र आएगी और माइनस ओमेगा नॉट पर भी एक इम्पल्स नज़र आए। तो साइनोसॉइडल के केस में या जो पीरियोडिक सिग्नल हैं उनकी जो भी फ्रीक्वेंसी है वहाँ पर आपको इम्पल्स नज़र आएंगे इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये आपको ये बता रहा है। और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, पाई होगी। ये पाई क्यों होगी, क्योंकि हमने तो अभी देखा था जब हम 1 का लेते हैं तो हमारे पास 2 पाई डेल्टा टी आता है, तो ये हाफ क्यों होगी, क्योंकि जो कोसाइन को जब हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म लिखते हैं तो हमें पता है कॉस थीटा होता है ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये जो 2 डिवाइड हो रहा है ये इस 2 पाई को कट कर देता है, इसी वजह से आपको यहाँ पर एम्पलीट्यूड पाई नज़र आ रहा। ठीक है, तो जब भी साइनोसॉइडल को आप कन्वर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यू विल सी कि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा अगर ये 1 है तो आपको हाफ मिलेगा वहाँ पर। तो क्योंकि फार्मूले में भी 2 पाई आता है तो वो हाफ से कट जाता है, इसी वजह से आपको यहाँ पर पाई एम्पलीट्यूड नज़र आएगा। ये कोसाइन के केस में है तो यहाँ पर हमने डिटेल से लिख दिया उसका ट्रांसफॉर्म पेयर, और जो साइन का केस है वहाँ पर भी सिंपल यही आ जाएगा, लेकिन फ़र्क क्या है कि वहाँ पर आपका इमेजिनरी पार्ट भी आ जाता है। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड प्लॉट करें तो फिर हमारे पास दोनों का सिमिलर आता है, क्योंकि जे की मैग्नीट्यूड भी 1 होती है, बिकॉज ये होता है 0 प्लस जे, तो जे का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आता है। तो इस तरह का आपको स्पेक्ट्रम नज़र आएगा इन टर्म्स ऑफ साइनोसॉइडल, क्योंकि साइनोसॉइडल जो होते हैं ना वो भी अगर आप देखेंगे अगर साइन वेव है तो इसकी भी एनर्जी क्या है, इनफाइनाइट एनर्जी है, इसमें भी ये एनर्जी बाउंडेड नहीं है, लेकिन हमने इम्पल्स का कंसेप्ट यूज करके इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया और इसी को हम कहते हैं जनरलाइज्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म। और इसके भी कुछ पेयर यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, जिसमें से ये प्रोमिनेंट है 1 और डेल्टा वाला, ये आपके पास यूनिट स्टेप का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी उसी इंटीग्रेशन से लिया गया है जिसमें ये टेबल में गिवन थी। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन, तो इसी रिजल्ट को यूज करके यूनिट स्टेप का निकाला गया है। तो ये आपको यूज करने आने चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखें जो साइनोसॉइडल्स के गिवन है उसमें एग्जैक्टली वही है जो अभी हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फीचर है कि अगर आपका फेज ऐड हो जाए, तो अगर फेज ऐड होगा तो साथ कहाँ पर फर्क पड़ेगा, इम्पल्स तो वहाँ पर बन नहीं रही थी लेकिन साथ वो एक्सपोनेंशियल से अब मल्टीप्लाई भी हो रही है, ये एक एक्स्ट्रा फीचर है। और ये हमारा ये केस कर चुके हैं कॉस का और साइन का। तो इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके डिफरेंट प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे और लर्निंग भी हो जाएगी। तो CTFT की अगर हम समरी देखें तो ये ए पीरियोडिक के लिए भी एप्लीकेबल है और पीरियोडिक के लिए भी। कौन से पीरियोडिक, जो साइनोसॉइडल हैं, क्यों, क्योंकि उनकी भी एनर्जी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। नॉर्मली ये जो फाइनाइट एनर्जी वाले होते हैं यानी जो एनर्जी बाउंडेड सिग्नल होते हैं उनके लिए हम CTFT अप्लाई करते हैं, और जो नहीं होते लाइक यूनिट स्टेप हो गया, साइन को साइन हो गया, तो उनके लिए फिर हम जनरलाइज्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें हम इम्पल्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि जो कांस्टेंट वैल्यू है
उसको इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। और इसका स्पेक्ट्रम क्या आता है, स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस आता है और ए पीरियोडिक आता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डीटीएफटी कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर इनपुट सिग्नल डिस्क्रीट हो तो उसको कैसे उसका ट्रांसफॉर्म लिया जाता है। तो कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।